Assalamu alaikum everyone. Today again we are live with you guys for another exciting session of your रहनुमाई. आज हमारा एक बड़े मज़े का टॉपिक है जो है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ और उसके लिए हमारे यहाँ पास एक बहुत अच्छी हम्बल नाइस स्पीकर मौजूद हैं इरम इरशाद हु इज़ अ पीएचडी स्कॉलर जो कि अपनी स्टडीज़ और अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में. तो ये इस सेगमेंट का हमारा ये जो आज का टॉपिक हमारे लाने का मकसद ये था कि हम उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें जो कि जिनको स्टिग्मेटाइज बना दिया गया बट वो नहीं है. ठीक है, देर लाइक वेरी नॉर्मल. तो हम उन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे जिनकी लोग अच्छे ख्यालात नहीं रखते, उन्हें स्टीरियोटाइप कहते हैं, हालांकि वो एक बहुत नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा है और वो एक नॉर्मल जिस तरह हमारी जिस्मानी बीमारियां होती हैं इस तरह हमारी जहनी बीमारियां होती हैं तो उससे रिलेट कर रहे होते हैं. तो हमारा टॉपिक है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ और इरम से मेरा स्टार्टिंग में पहला यही सवाल होगा कि हाउ डज शी डिफाइंस पॉजिटिव मेंटल हेल्थ और उनके ख्याल में हमें डिफाइन भी कैसे करना चाहिए. Thank you very much, Rabil, for inviting me on your show. And as far as your question is concerned, I would say ये हम सब के लिए एक ओपन क्वेश्चन है. इनफैक्ट जो भी हमें देख रहे हैं हमें बताएं कि आप किस तरह से मेंटल वेलबींग को एक्सप्लेन करते हैं, नफ्सियाती सेहत को. उर्दू में अगर आपके लिए आसान करूं तो नफ्सियाती सेहत या नफ्सियाती जो आपकी लाइफ है उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं. और अगर हम साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आपकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस हैं, आपके मूड्स, आपके बिहेवियर्स, आपके थिंकिंग पैटर्न्स, इन सारों का आपस में जो है वो दे आर इंटरकनेक्टेड. और मेंटल वेलबींग टू सम एक्सटेंट कई लोगों का मिथ ये है कि आपकी बॉडी से सेपरेट है, जो कि एक्चुअल माइंड एक्सपर्ट्स एंड ऑल दे डोंट अग्री. आपकी जो फिजिकल हेल्थ है इसका भी इफेक्ट और इम्पैक्ट आपकी मेंटल वेलबींग पर होता है. और उसमें ख़ास तौर पर जो आपकी न्यूट्रिशन जो आपकी डाइट है, आपका फूड इनटेक है, वो भी आपकी मेंटल वेलबींग के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेंटल वेलबींग जो है वो आपकी देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ. सो अगर आप इंसान को एज ए होल देखेंगी, एज ए कॉम्पोजिट फॉर्म में देखेंगी, तो आई थिंक जो आपकी जहाँ से तमाम थॉट पैटर्न्स जनरेट होती हैं, जहाँ से तमाम फीलिंग्स जनरेट होती हैं, जहाँ से आपके हर बिहेवियर का जो फाउंडेशन है वो आपके मेंटल जो आपकी हेल्थ है वो उसका रूट है, जहाँ से तमाम जो है वो आपकी बिहेवियर्स निकलते हैं. सही है, बेहतरीन. आपने बहुत बड़े अच्छे अंदाज में आपने मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया है. मैंने हमारी ऑडियंस के लिए एक क्वेश्चन भी जो है वो टिकर के अंदर चला दिया है कि हाउ डू यू डिफाइन मेंटल हेल्थ. आप किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को देखते हैं. तो जी, और इनके लिए ये भी ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ का लफ्ज़ जब ये पढ़ते, सुनते या देखते हैं तो क्या चीज़ें इनके जहन में या सवालात इनके जहन में आते हैं. अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, बताइए, सवाल पूछिए. अच्छा, हम आपके सवालात का इंतज़ार कर रहे हैं, तो तब तक के लिए मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपने भी बीच में बात की कि ख्यालात जब हम इस लफ्ज़ को दो लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो हम हमारे जहन में जो ख्यालात आते हैं तो अक्सर इसके हवाले से हमारे माशरे में ख़ास तौर पे कई स्टिग्मास मौजूद हैं. कोई शख्स अगर किसी शख्स को बताए कि मैं आजकल किसी एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ तो उसके जहन में, अक्सर लोगों के जहन में, नॉट ऑल, उनके जहन में ख्याल आता है कि ये पागल है, ये मेंटल है, ये इसके साथ कोई बीमारी है. अच्छा, ना सिर्फ वो उसको ये समझ उसको एक नेगेटिव वे में देख रहे होते हैं, बल्कि वो एक उस वे में देख रहे होते हैं कि ये इनक्यूरेबल है. मतलब वो कहते हैं ये तो हो गया है, पागल, अभी ठीक नहीं हो सकता. एक उसको इसमें ये सोचते नहीं कि ये एक ठीक होने वाली चीज़ है, इस पे काम किया जा सकता है. तो इरम, आप इस बारे में क्या कहें?
बिल्कुल आपने सही कहा, जो मेंटल इलनेस है उसको हमने काफ़ी स्टिग्मेटाइज किया हुआ है और उसकी वजूहात बेशुमार हैं। उसकी सबसे बेसिक वजह जो मुझे नज़र आती है वो हमारी इनसिक्योरिटी है। जो इंसान है वो बुनियादी तौर पर इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहता है और उसे हमेशा सोशल अप्रूवल की ज़रूरत रहती है। और सोशल अप्रूवल से मुराद ये है कि हम एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को जिसमें ये बताया जा सके कि हम जो हैं वो अगर परफेक्ट नहीं है तो हम हमारे अंदर बज़ाहिर कोई खामी नहीं है। ठीक है, अभी जैसे कि हम इस कोविड-19 एक ग्लोबल पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट कराए भी नहीं हैं, जिन्होंने कराए भी हैं वो भी उसको छुपाते फिर रहे हैं एज इफ जैसे ये हमारी कोई पर्सनल फॉल्ट है। अगर गॉड फॉरबिड मुझे इन्फेक्शन होता है तो ये मेरी पर्सनल फॉल्ट, इन अ वे मेरी आइडेंटिटी पे उसका जो है वो क्या इम्पैक्ट होगा। जहाँ तक आपका सवाल है कि हम मेंटल इलनेस को क्यों स्टिग्मेटाइज या मिथ उसके साथ क्यों अटैच है, देखें कैंसर, हार्ट अटैक, बहुत सारी जो बॉडीली इलनेसेस हैं, सोसाइटी में उसका जो परसेप्शन बना हुआ है, जो कंडीशनिंग हुई हुई है कि जिसको गॉड फॉरबिड ये डायग्नोज हो उसके साथ जाके सैम्पथाइज करें, उनको कंसोल करें और उसे कहें कि ये तो क्लैमिटी है और अल्लाह की तरफ से आई है। हमें ये सेम जो सपोर्टिव क्वेश्चन है वो मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस के बारे में नहीं मिलता। लोगों का जो स्केप्टिसिज्म है, जैसे आपने कहा कि अगर कोई आपसे शेयर करेगा तो आपने उसे ऑलरेडी लेबल किया हुआ है कि ये शख्स जो है वो मेंटली रिटार्डेड है या ही इज नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ द थिंग्स। जबकि मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में हम सारे ही टू सम एक्सटेंट मेंटल हैं, और वो मेंटल होने का मतलब ये है, अगर आप दिमाग रखते हैं जिस तरह आपकी अदरवाइज बॉडी है उसमें भी कुछ जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, इसी तरह आपकी मेंटल हेल्थ में भी इम्बैलेंस क्रिएट होना बिल्कुल नॉर्मल है। और आज इस 21st सेंचुरी में जो कि बहुत डिफरेंट वर्ल्ड में हम इस पिछले 3 महीने से मौजूद हैं, इस मेंटल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सर्वेज हो रहे हैं जो कि डायरेक्टली आप इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ ना सिर्फ एक सेगमेंट की, सोसाइटी के एक सेगमेंट की, हर एज ग्रुप के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और आप जो है वो मेंटल हेल्थ को किसी भी कंपार्टमेंट में ना डालें कि मेंटल इलनेस का मतलब ये है कि आपको गॉड फॉरबिड ये बीमारी है। उसकी वेरिएशन कई शक्लों में हो सकती है, उसकी कई फॉर्म्स हो सकती हैं, और हमें इस चीज को एटलीस्ट रजिस्टर करना चाहिए कि इट एग्जिस्ट। तो रम, आपने बहुत अच्छा पॉइंट, दो आपने, बल्कि आपने 3 बहुत अच्छे पॉइंट जो मैंने पिक किए आपकी बात से, जो आपने बहुत अच्छे मेंशन किए हैं, कि एक तो ये कि हम लोग कोई बंदा अगर कोई मेंटल हेल्थ का से गुजर रहा हो तो हम अक्सर रिकग्नाइज नहीं करते, हम पहचान नहीं रहे होते, हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा, तुम बस परेशान हो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे तुम, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा ये कि कोरोना से रिलेटेड, स्पेशली कोविड-19 से रिलेटेड, लोग कोरोना को भी इसी तरह से ले रहे हैं कि ये भी एक मेरे अंदर एक मसला हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, और इसमें ये मेरे मतलब वो मेरी इम्परफेक्शनिस्ट हो गया हूँ मैं अब सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी सर। जी, और देखें ये सिर्फ इम्परफेक्ट होना नहीं है, इसके मतलब कितना ज़्यादा हम सेंस ऑफ शेम में जा रहे हैं। अभी मुझे देखें इस खास तौर पे इस बीमारी में जो कंटेजियसनेस है, यानी अगर मेरी वजह से मेरी फैमिली को लगता है तो कितनी शेम और गिल्ट जो मैं महसूस करूंगी। मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की पोस्ट पढ़ रही हूँ और वो बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रबल्ड हैं, क्योंकि उनका हर दिन इस खौफ में गुजर रहा है कि अगर मैं आज कोई जो है वो जर्म्स घर लेके जा रही हूँ और उसकी गॉड फॉरबिड मेरे पेरेंट्स को लग जाता है, मेरे बच्चों को लग जाता है, तो ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है उन तमाम फ्रंट लाइन ऑपरेटर्स या हेल्थ वर्कर्स की। तो शेम और गिल्ट, ये जो दो आपके इमोशंस हैं, ये आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह हैं। बिल्कुल इरम, तो बेसिकली ये जो हम अनयूजुअल सिचुएशन है इसमें ना सिर्फ हम आम लोग बल्कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स भी एक्सेसिवली एक परेशानी का शिकार हैं, और वो एक
स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, शदीद किस्म के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। उन्हें खौफ है, डर है कि कहीं वो ना चाहते हुए भी उनकी जो उनका जॉब है वो अपने घर वालों को कहीं खतरे में नहीं डाल रहे, सिर्फ उनको नहीं, उनके घर वालों को भी। तो इरम, हम आगे मजीद बात करेंगे कि इन सब चीज़ों से निकलने के क्या तरीके हैं और इन क्या हमें सोचती है। लेकिन अभी हम ना, मैं चाहती हूँ कि अभी हम थोड़ी सी मजीद बात करें कि मजीद मसाइल को डिस्कस करें पहले, ठीक है? अच्छा, उसमें जी नहीं आप बोलें बिल्कुल। इसमें एक और चीज आपने, जो भी हम स्टिग्मा पे ही अगर रहें तो मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज जो हैं वो उतने ही रियल हैं जितने के आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपको फ्लू, बुखार और सारा कुछ होता है, इतनी ही रियल आपकी साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है। अब अगर आप देखें कि बहुत सारे लोगों का जो मिस करना है इस आइडिया को कि आप जैसे कह रही थी कि आप परेशान हैं, सो परेशान मत हो जाइए एंड ऑल दैट। हम इसे साइकोलॉजी में कोपिंग बिहेवियर्स कहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्केप करते हैं जब उन्हें कोई इशू, अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है, कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है, तो वो उनका उस प्रॉब्लम को डील करने का तरीका जो है वो इस्केप का एक तरीका है, जिसमें हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को वहां से जी उसको हम नम कर देते हैं, अपनी उस साइड को, कि यहाँ पर बात नहीं करनी। बहुत सारे लोग साइलेंटली ग्रीफ में सफर कर रहे होते हैं, जैसे कि आजकल भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी की वजह से, लेट्स से अगर आपने अपना कोई बिलवेड लव्ड वंस, आपकी किसी की डेथ हो जाती है, तो आप अपने आप को वेंट भी नहीं करते, आप उसका इजहार भी नहीं करते और आप अपने आप को रोक लेते हैं कि मैंने इस पर अफसोस नहीं करना। तो वो भी अंदर ही अंदर आपको जो है वो डैमेज करता रहता है, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को। सो यू नीड टू मेक इट रियल। आप उसके लिए एटलीस्ट लोगों को सेंसिटाइज ये कर रहे हैं, या हमारे मीडिया के थ्रू या जिस भी तरीके से हम अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू हम एटलीस्ट ये बता सकें कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बिल्कुल रियल हैं, और जो भी शख्स, बल्कि हम सब ही टू सम एक्सटेंट डेली स्ट्रेस, एंजाइटी को जो है वो फेस करते हैं। और अगर आपका जो कोई दोस्त है या आपके फैमिली मेंबर्स, ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है उसको हैंडल करने की और वो डिप्रेस हो रहे हैं, तो हमें उन्हें लेबल करने की बजाय हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि वो ओपन अप करें और हमारे साथ अपनी इश्यूज को शेयर करें, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो अभी हम आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे कि इसको ख़त्म या इसको हैंडल कैसे करना है। सो आप अगर उन्हें वो ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं, उतना ही अच्छा आप अपनी मेंटल वेलबींग को डील कर सकेंगे, क्योंकि जो सोशल हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, जिसमें हम इंसान एक दूसरे के साथ रहना, कनेक्ट होना, ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। सो अब अनफॉर्चुनेटली इस सारी सोशल आइसोलेशन में और इस सारे पेंडेमिक के टाइम पर हमारी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इस वजह से भी हैं, क्योंकि हम अब एक दूसरे के साथ उस तरह से फिजिकली अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिरम, आपने जिस तरह मेंशन किया कि हमारे जो एक तो हम फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है अपने कई अजीज़ों के साथ, जिनके साथ हम पहले अपने वो ख्यालात उस तरह से शेयर कर सकते थे जो कि अब हम नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कई लोग जो थे वो आउट ऑफ सिटी जाकर पढ़ रहे थे या आउट ऑफ सिटी जाकर जॉब कर रहे थे, एंड यू नो दे हैड अ फ्रेंड सर्कल, दे हैड अ स्पोर्ट्स सर्कल। अब वो जब वो घर वापस आ गए हैं या अपने शहर वापस आ गए, तो उनके साथ वो जो सर्कल है या वो स्पोर्ट्स सर्कल है, उससे वो उनकी दूरी इख्तियार हो गई है। और कई लोगों के लिए सिर्फ जो होता है, अच्छा, कई लोगों के लिए कई चीज़ें जो होती हैं ना वो स्ट्रेसर्स का काम करती हैं। हम उन पे भी बात करेंगे कि वो चीज़ें जो कि कई लोगों को परेशान करती हैं, जिसमें पहली चीज़ तो आजकल का अनयूजुअल एनवायरनमेंट, एक कोरोना का पैरानोया है, ठीक है, जो आजकल चूँकि बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है, उसकी वजह से पैरानोया भी उतनी ही तेज़ी से फैल रहा है। फिर उसके अलावा क्वारंटाइन में हम जो लोग एक्चुअल क्वारंटाइन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने आप को प्रॉपर सेल्फ आइसोलेट किया हुआ है, वो भी एक आइसोलेशन में रह के
काफी ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं, या अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं, उसके किस्म की कई अगर इनर इश्यूज थे तो वो ज्यादा बाहर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम्म, तो इस तरह तो से कई और मसाइल हैं, आप प्लीज इन पे मजीद रोशनी डालिए। जी, उसमें देखिए आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि जो लॉकडाउन की वजह से हमारा एक बाहर निकलना और वो उस सारे सोशल सर्कल से की एक्सेस ख़त्म हुई है, उसकी वजह से अब हमारे पास ऐसे वो तमाम इश्यूज़ जो कि हमने पहले नम किए हुए थे, बिकॉज़ हम खाना खाने जा रहे थे, हम दोस्तों के साथ थे, तो हम बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाते थे जब आप रोज़ाना उनसे मिलते थे। और ये रिसर्च जो है वो ये कह रही है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके लिए एक बहुत अच्छा थेरेपी का काम करते हैं, जब आप उनके साथ एक अच्छी गॉसिप तो नहीं ये कहना चाहिए, बट एक अच्छी मिलते सिटिंग हैं, करते हैं। हाँ, वक्त अच्छी सिटिंग गुजारते हैं। करते हैं जी, अच्छी सिटिंग आप करते हैं और आप अपने दिल की बात जहाँ कहते हुए हिचकिचाते नहीं हैं, तो वो आपके लिए एक बिल्कुल थेरेपी की तरह काम करती है। अब चाहे हमारे पास ऑनलाइन एक ऑप्शन है कि हम अपने दोस्तों को एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, बट चूंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, ह्यूमन जो इंस्टिंक्ट्स हैं, बाय नेचर ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स, एंड सोशल बींग्स होने की वजह यह है कि हमें चीज़ें इस वर्चुअल वर्ल्ड की बजाय इन रियलिटी हमारे ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर मेरी मदर रोजाना भी मुझे कॉल करके पूछती हैं, अच्छी बात है, बट अगेन आई वुड लॉन्ग फॉर हर प्रेजेंस, हर फिजिकल प्रेजेंस। और उसकी वजह से, और दूसरा जो आपने कहा, लॉकडाउन में हमारे बहुत सारे इमोशनल इश्यूज अब हम ज़्यादा जो है वो एग्जैजरेट हो गए हैं, या हमारे लिए बड़ा मुश्किल है उनको ओवरलुक करना, जो कि प्रीवियसली हम बड़े आसानी से कर रहे थे। तो आप ये देखिए कि उसकी पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आप अपने साथ वक्त गुजार रहे हैं और अपने साथ वक्त गुजारते हुए आपको एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी में मीनिंग नहीं है, या आपकी ज़िंदगी में ये जो है लैक है, या इस तरह की डेप्रिविएशन है, तो आप उनके लिए एक अच्छी माइंड मैपिंग कर सकते हैं। इस सारे वक्त को आप यूटिलाइज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, और रिफ्लेक्शन के साथ आप अपनी नई गोल सेटिंग्स कर सकते हैं, आप नए एम्बिशंस बना सकते हैं, आप नए टास्क लिख सकते हैं। और जहाँ तक आपके इमोशनल पेन्स का ताल्लुक है, तो मुझे लगता है हम चूंकि कंडीशनिंग हमारी कल्चर में ऐसे हुई हुई है, तो आप इसको इग्नोर करने की बजाय बहुत सारे जो लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो कोचिंग फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो आपको काउंसलिंग फैसिलिटीज दे रहे हैं, ठीक है। आप उनके साथ कांटेक्ट कीजिए और देखिए आपके लिए क्या वर्केबल है, क्योंकि हर वो चीज़ जो आपको बॉदर कर रही है वो मैटर करती है। आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो, अगर आपको नींद नहीं आ रही और नींद ना आना इज़ नॉर्मल एंड इट्स ऑल राइट, इग्नोर करो, ये खाओ वो खाओ। आप उसे सीरियसली लीजिए, और जो आपकी एक्सेस में उसको हेल्प मिलती है आप उसको अवेल करने की कोशिश कीजिए। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप कुछ ढूंढने के लिए निकलते हैं, एक जगह नहीं मिलती बट 10 जगह मिल भी सकती है। सो आपने आपका जो वो पॉइंट है कि जिसमें हमारे इश्यूज हाइटेंड नजर आते हैं, मैं उसको एज ए पॉजिटिव साइड देख रही हूँ, क्योंकि इंसान की जो सेल्फ अवेयरनेस है वो उसके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप दुनिया के मास्क पहने रखेंगे और आप एक रैट रेस का हिस्सा रहेंगे, तो ठीक है, वो लाइफ भी ठीक थी, अच्छी थी, नॉर्मल थी। अब दिस इज द न्यू नॉर्मल, राइट। आपने बहुत सारे अपने अंदर बहुत ज्यादा ऐसे लाइफ स्किल्स पैदा करने हैं जो कि आपको इस अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में सस्टेन करने का हुनर सिखा सकें, और उसके लिए आप ही अपना रिसोर्स हैं। आपने अपना साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रिसोर्स बैंक इतना बढ़ाना है, इतना बेहतर करना है कि आप चाहे अकेले रहें या फैमिली के साथ रहें, गॉड फॉरबिड किसी एडवर्सिटी को देखें, बट यू शुड, लाइफ शुड कंटिन्यू विद दैट होप। तो इरम, मतलब अगर हम इसको पॉजिटिव लाइट में देखें तो ये जो हमें वक्त मिला है अपने साथ, मतलब हमें ये जो ढेर, हमें अभी हमें लगता है इस तरह वक्त बहुत लंबा हो गया, मतलब हमारे पास बहुत वक्त है, क्योंकि हम सारा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पढ़ाई घर से कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि इस तरह से ना एक हम वक्त हमारे लिए रुक सा गया। तो लेकिन इसको अगर हम पॉजिटिव लाइट में देखें तो इस वजह से हम अपने साथ बहुत वक्त गुजार रहे हैं।
तो जब हम अपने साथ वक्त गुजारते हैं तो हम अपने आप से बातें करते हैं, हम अपने हम अपने एहसासात के साथ ज़्यादा इन टच हो जाते हैं, और दैट कुड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अगर हमारे अंदर कोई मसले मसाइल हैं तो उनको हम पहचान सकते हैं और उनके हल के लिए कोशिश कर सकते हैं। जी जी, और इसमें मसले को थोड़ा सा बता दूं कि क्या मसले हो सकते हैं। जैसे आप इस एक डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की, कमेंट्स में आई है, इसको पहले डिस्कस कर लें, देन विल गो फर्दर ऑन दिस ना, क्योंकि हमने पूछा हुआ है। तो समवन डिफाइंस, मोहम्मद रियान डिफाइन कहते हैं मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि आप चीज़ों को थोड़ा ब्रॉडर वे में देखें, या चीज़ों को अपने ऊपर सवार ना करें और अपनी स्ट्रेस और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढें। वेरी नाइस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके अलावा उन्होंने ही 2 क्वेश्चंस भी किए हुए, तो उनको ले लेते हैं। ठीक है मैडम, क्वेश्चन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, देन अगर शेयर नहीं कर सकते तो इंसान अपनी उन स्ट्रेस से और प्रॉब्लम से कैसे निकले? तो मतलब आपके पास कोई बंदा नहीं साथ शेयर कर सकती, तो आप कैसे स्ट्रेस से निकले? ठीक है, देखें जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, उसमें तो हमारे यहाँ समझ में आता है उनका कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, एंड दे आर ब्रॉट अप इन इंटायरली डिफरेंट मैनर। ठीक है, वहाँ पर ये थेरेपी, कोचिंग, काउंसलिंग का बहुत ज़मानों से है। हमारे यहाँ हमारे कल्चर का जो बेस्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास पेरेंट्स से हमारी दोस्ती नहीं है तो शायद सिबलिंग्स में दोस्ती होगी, सिबलिंग से नहीं है तो हमारे बाहर दोस्त होंगे, बाहर दोस्त नहीं है तो कजन्स, और हमारी एक पूरी नेटवर्क है जो कि बड़ा वेल निट है, राइट। सो एक तो मुझे इसके ऊपर आपसे फर्दर सवाल है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट दिस कि आपके पास कोई भी नहीं है। उसको थोड़ा सा देखें कि कोई होगा जो कि, और कोई होने से मुराद नहीं कि परफेक्ट कोई भी नहीं होगा, ये नहीं मैं कह रही कि आप हर चीज हर बंदे से शेयर कर लें, बट देखें कहाँ आप अपनी अटेंशन, अपनी हिम्मत से वो बना सकते थे क्वेश्चन, बट आपने बनाया ही नहीं कभी। आपने कभी इतनी करेज शो ही नहीं की। जो लोग आपको मोहब्बत देते भी हैं, जो आपकी बात सुनते भी हैं, आप उनसे भी अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले तो अपने इर्द गिर्द ये ढूंढने की कोशिश करें कि कौन सा ऐसा ट्रस्ट वर्दी पर्सन है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ या कह सकती हूँ। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये मेरा जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम है वो इतना पर्सनल है कि मैं किसी की भी जजमेंट बर्दाश्त नहीं करना चाहता या सुनना नहीं चाहता, हो सकता है मेरी फैमिली वाले, मेरे दोस्त मुझे जज कर लें, क्योंकि बहुत बड़ा बैरियर जो हम साइकोलॉजिस्ट को फेस करना पड़ता है वो ये है कि लोग खुलते ही नहीं। इवन साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाकर झूठ ही बोलते चले जाते हैं, क्योंकि वो उनका सच ही बदल चुका होता है। तो अगर ये ऐसा इशू है, ये भी होता है कि वो अपने आप को समझ भी नहीं पा रहे होते, या अगर वो समझ रहे तो शर्मिंदा होते हैं कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ। जी, वो शर्मिंदा होने की वजह से आप वो अपनी पूरी बात को उसको आप कहते हैं, आप उसे टेलर कर लेते हैं। हर वो बात जो आपको लगे कि ये बात अगले की, ऑडियंस की और जो सुनने वाले के एक्सेप्टेंस के मुताबिक आप उस बात को जो तोड़ मोड़ देते हैं। सो आप एक तो ये कोशिश करें कि अगर कोई भी शख्स नहीं है या आपका इशू ऐसा है जो कि आप दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो बेहतरीन आपके पास ऑप्शन यही है कि आप कोचिंग के लिए चले जाएं, आप काउंसलिंग के लिए जाएं। काउंसलिंग काम करती है, ऑलमोस्ट 100% काम करती है। उसकी वजह यह है कि हमारे आधे मसाइल सिर्फ कह देने से ही, साइकोलॉजिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, साइकोलॉजिकल मसले आधे सिर्फ जब हम बता देते हैं तब हम बहुत आसान और इजी हो जाते हैं। सो जो काउंसलर होता है वो चूंकि आपका जानने वाला नहीं होता, वो आपको जज नहीं कर रहा होता, तो जब आप अपने दिल की बात, अपनी दिमाग की बात उसे कह रहे होते हैं तो वो आपको खुद ही ईज आउट आप हो जाते हैं। तो आप, जैसे हमने शुरू में बात कही कि आप कोई फ्री ऑफ चार्ज कोई ऐसा पोर्टल देखें जहां पर लोग जो हैं वो आपको असिस्ट करने के लिए विलिंग हैं, तो वहां पर आप ज़रूर अपने इश्यूज को एक्सप्रेस कीजिए, गाइडेंस लीजिए, उनके ऊपर पढ़ें, उनके ऊपर वीडियोस देखें, खुद भी हेल्प करने की कोशिश करें। अच्छा इरम, इन्हीं का एक अगला सवाल है जो कि मुझे बहुत रेलेवेंट लग रहा है इसी जो हम टॉपिक से बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, कुछ ऐसे लोग होते हैं, और ये हमारे यहाँ अक्सर मर्द हजरात में ये चीज़ देखी जाती है कि वो एक सोच रखते हैं कि
अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करता, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जो है ना, मतलब बस मैं प्राइवेट इंसान हूँ, मैं बात नहीं करता। तो क्या, बहुत व्हाट डू अच्छी यू बात है, थिंक ऑफ दोस पीपल? या बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्राइवेट इंसान हैं, हम सारे ही प्राइवेट इंसान हैं, नोबडी वांट्स टू यू नो मेक देयर पर्सनल लाइफ पब्लिक, राइट? ये एक अच्छी बात है एक कॉन्टेक्स्ट में। बुरी बात ये कब बन जाती है, जब आप किसी, जैसे हम शुरू में बात करें, मेंटल इलनेस यानी कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी आपको बॉदर कर रही है एक सर्टन नॉर्मल फ्रेम ऑफ टाइम के बाहर, और आप उसे जस्ट इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने की वजह से जो आपका बिहेवियर बनेगा, उस बिहेवियर की वजह से आपके इर्द गिर्द के लोग आपके साथ जो है वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। अगर देखें, हम में से कोई भी टेलीपैथी नहीं जानता, आपकी माँ भी टेलीपैथी नहीं जानती। बच्चा रोता है तो माँ को समझ में आती है कि इसकी का टाइम हो गया, ठीक है। आपने कम्युनिकेट करना ही करना है, आपने एक्सप्रेस करेंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोगों को पता चलेगा कि आपकी नीड्स एंड वांट्स एंड डिजायर्स क्या हैं, आप जिंदगी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप अपने टीचर से की एक बात समझ में नहीं आ रही तो आप सवाल पूछेंगे। टीचर को 50 लोगों में बैठे हुए सब समझ तो नहीं आएगी कि इसको नहीं समझ में आई, मैं इसको खुद ही जाके इसके सवाल का जवाब दे देती हूँ। आपने सवाल पूछना है तो आपको जवाब मिलेगा। आप एक्सप्रेस करेंगे, कोई चीज आपको नापसंद लगी है, किसी ने आपकी इज्जत नफ्स पर कोई स्टेटमेंट दी है और आप चुप रहे हैं और आपने कहा कोई बात नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, आप इग्नोर करते चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, आपकी आदत बन जाती है। आप वर्क प्लेस पे भी लोग जाकर आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपके फिर स्पाउस भी आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, आपके बच्चे भी आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो आपने एक लाइन सेट करनी है जहां पर आप कहेंगे कि ये मेरे लिए बेरेबल है, ये मैं हूं। तो आप एक्सप्रेशन के बगैर तो आप कुछ भी नहीं है। उस एक्सप्रेशन की भी एक कॉस्ट होगी राबेल। अगर मैं ये कहती हूँ, हम 4 लोग लेट से खाना खाने जाते हैं और एक जो हमारा बड़ा डोमिनेटिंग फ्रेंड है, वो ही अपनी मर्जी से सारी डिशेस ऑर्डर कर देता है, राइट? और मैं 1 दफा जाती हूँ, 2 दफा जाती हूँ, 3 दफा जाती हूँ और मैं कह ही नहीं सकती कि मुझे लेट से कॉफी नहीं पसंद, मुझे ये डिश नहीं पसंद, क्योंकि उससे लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे। लेट से मुझे लस्सी पसंद है, राइट, मुझे जूस पसंद है, तो मैं वो क्यों नहीं कह पाती? क्योंकि मुझे डर इस चीज का है, क्योंकि ये लोग मुझे जज करेंगे, मुझे कहेंगे मैं उनकी लीग की नहीं हूँ, और मैं इस खौफ की वजह से हर वो काम जो मेरी जात के साथ कनेक्ट नहीं करता, मैं उसको फॉलो करते चले जाती हूँ। तो आप जब एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आप वो बन जाएंगे जो आप नहीं हैं। जब आप वो बन जाएंगे जो आप नहीं हैं तो घुट जाएंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा उस सारे मास को कंटिन्यू करना। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। Hopefully. अच्छा, let's talk about आप I think you have answered very well. Thank you for that. अच्छा, आपने भी बात की कि एक तो आप ना अगर आप एक तो आप अपने इर्द गिर्द लोग ढूंढे जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो उनके साथ बैठें, बात करें, शेयर करें, शायद वो आपकी बात को समझ जाए, ठीक है। और दूसरा ये कि आप अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर आप किसी काउंसलर के पास अपने प्रॉब्लम शेयर कर ले, क्योंकि चूंकि वो आपको शख्स जानता नहीं होगा तो आपको जो एक जजमेंट का होता है ना कि मेरे दोस्त शायद मुझे जज करें या मेरी अम्मी मुझे जज करें, तो वो एक आंसर निकल जाता है। अच्छा, एक इरम, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि अक्सर वो लड़कियां, ठीक है, जो कि लड़कियां या लड़के, बल्कि लड़कियां भी नहीं, सिर्फ लड़के भी किन दूर दराज इलाकों में रहते हैं और दे आर नॉट उनके पास इतना एक्सेस नहीं है कि बेसिक इंटरनेट की एक्सेस नहीं है कि वो ऑनलाइन किसी से थेरेपी ले सकें, ऑनलाइन किसी से कोचिंग ले सकें, डाटा इतना नहीं होता तो वो ले नहीं सकते होते। तो उनके लिए अपने आप को खुद ही थेरेपी करने के लिए, खुद सेल्फ थेरेपी करने के लिए, सेल्फ केयर करने के लिए आपके पास क्या टिप्स हैं फॉर देयर मेंटल वेलबींग? जी, वेरी गुड क्वेश्चन राबेल। इसमें मैं आपको 8 चीज़ें बता सकती हूँ कि आप अपनी मेंटल वेलबींग को अच्छा रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आपको 8 चीज़ें जो हैं वो अपनी सेल्फ केयर में शामिल कर लेनी चाहिए।
सेल्फ केयर का मतलब ये है कि जिस तरह आप के लिए नींद ज़रूरी है, जिस तरह आपके लिए खाना ज़रूरी है, इसी तरह आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ को लुक आफ्टर करना भी ज़रूरी है। सो रिसर्च ये कहती है कि अगर आपके पास ये 5 चीज़ें हों तो ये एक बेसिक फाउंडेशन है। इसके ऊपर फिर जो भी ऑब्वियसली इंसान की ख्वाहिश की तो कोई लिमिट नहीं है, बट एक जो बुनियादी ज़िंदगी का व्हील है वो इन 5 एरियाज़ पर खड़ा है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हमारी जो ज़हनी नफ्सियाती इश्यूज़ हैं उनमें बहुत बड़ा रोल आपके काम का है। काम ना होना, इनएक्टिविटी होना, जैसे कोविड-19 की वजह से हम घरों पे एक महदूद हो गए हैं, हमारी मूवमेंट महदूद हो गई है। और इसके ऊपर रिसर्च कहती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ब्रेन में एंडोर्फिन्स और डोपामिन जो है वो केमिकल्स, हैप्पी केमिकल्स जनरेट होते हैं, ठीक है जी, और वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड को इंस्टेंटली बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज को अगर आप देखें तो वो मूवमेंट बेस्ड है। आप सारा दिन अगर लेथार्जी है, आप एक ही कमरे में सारा दिन बेड रिडन हैं, आप सिर्फ इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, आप ये खबर देख रहे हैं, वो खबर देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेसर बढ़ जाएगा बाय द एंड ऑफ द डे। सो आपने अपने आप में क्लासेस ऑनलाइन है तो आप बेड पे ही लेटे रहते हैं, आप लेथार्जी हो जाते हैं। जी, तो आप एक कोई ऐसा अपनी विंडो क्रिएट करें जहां पर आप वॉक के लिए जा सकें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो छत पे वॉक कर सकते हैं, अपने लॉन में वॉक कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रीट में शाम में, रात में, दिन में कोई ऐसा टाइम सुबह के वक्त ढूंढ सकते हैं जहां पर आप अपने आप को एक फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज रखें। सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज ऐड करनी है, ठीक है। फिजिकल मूवमेंट, आप उठ के, चाहे जैसे आपने बच्चियों के लिए कहा तो मे बी कुकिंग, गार्डनिंग, स्केचिंग, समथिंग टू डू विद योर हैंड्स। ये भी रिसर्च प्रूवन है कि जब आप कोई चीज़ हाथ से करते हैं, चाहे वो कुकिंग है, चाहे गार्डनिंग है, चाहे वो स्केचिंग है, चाहे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, वो आपकी डायरेक्टली स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। आप एक ये एक्टिविटी जो है वो देखिए। दूसरा, जो आपके पास फ्रेश एयर और फ्रेश जो सनशाइन का एक्सपोजर है, और इसके ऊपर अभी आप शायद कोविड-19 की भी रिसर्च देखेंगी कि विटामिन डी का इंटेक जो है वो आपको बाहर ज़रूर निकलना चाहिए, दिन को महसूस करना चाहिए। हम ज़्यादा इंडोर्स रह रहे हैं इस सारे लॉकडाउन में, तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर इसका कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। आप कोशिश करें कि कोई 30 से 40 मिनट आप धूप का एक्सपोजर भी ज़रूर लीजिए। आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में वेदर जो है वो काफ़ी स्वेयर होता है और उसमें आपको जो है वो सनबर्न हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके सीधा धूप में खड़े हो जाएं, बट फाइंड आउट कि किस तरह से आपने आफ्टरनून में, अर्ली मॉर्निंग आपने सन का एक्सपोजर भी लेना है, और उसके साथ एयर का भी। एयर से मुराद फ्रेश एयर। आप इसके ऊपर भी कई रिसर्चेस हैं कि जिसमें 2013 में एक रिसर्च की थी कि जिस हॉस्पिटल में एयर की वेंटिलेशन कम थी वहाँ पर नंबर ऑफ डेथ्स, उस वक्त भी कोई जो है वो फ्लू का पेंडेमिक था, एंड दे फाउंड आउट कि जो लोग टेंट्स में, एरी प्लेसेस पे रह रहे थे, उनकी नंबर ऑफ डेथ्स, और जो इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट्स में रह रहे थे उनका डिफरेंस था। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनशाइन का जो इनटेक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो आपका फूड इनटेक है, जो मैंने शुरू में भी बात की, न्यूट्रिशनल जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी डायरेक्टली आपके दिमाग को जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ख़ास तौर पर पानी के कॉन्टेक्स्ट में, पानी जो है वो हमारी पूरी बॉडी जो है वो 70% पानी के ऊपर बेस करती है। आपका ब्रेन जो है वो 80% पानी पे रन करता है। तो अगर आप अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन नहीं करते, पानी का इंटेक आपका अच्छा नहीं है, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इफेक्ट होगी। एक और कॉन्सेप्ट भी वन ऑफ द की फैक्टर्स। जी, पानी का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कीजिए। एक और कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसको हम कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि जितने भी ये
हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं कि हम पैदा ही ऐसे हुए थे, हमें तो गुस्सा बहुत आता है, हम तो ऐसे ही करते हैं, जो जीन्स के ऊपर जिनकी रिजिडिटी है कि जी हमारे तो ब्लड में ही ऐसा है। सो वो ये कहता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा हो रहा होता है, आपकी एज के साथ आपका ब्रेन ज़्यादा बेहतर सर्किट्स बना रहा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस बना रहा होता है, आप हर वक्त इवॉल्व हो रहे हैं, आप किसी प्री डिटर्मिन्ड पर्सनालिटी टाइप के साथ नहीं है। सो इस तरह के जो पेंडेमिक या चैलेंजिंग टाइम्स हैं, ये हमें अच्छा एनालिटिकल माइंड दे सकते हैं अगर हमारा एनर्जी और फोकस पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर हो। सो आप अपनी दिमाग को जब अच्छी खुराक दे रहे हैं, पानी अच्छा, आपका इनटेक अच्छा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उससे क्या होगा कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आपके क्रिएटिव होने के जो स्किल्स हैं, आपकी मेमोरी जो है वो शार्प होती है, आपको नींद अच्छी आती है, और उसके ऊपर पूरी स्लीप साइंस है कि किस तरह स्लीप डेप्रिविएशन हमारी बॉडी के ऊपर डिफरेंट इलनेसेस की शक्ल में मैनिफेस्ट होती है। सो आप अपनी जो है वो वाटर इनटेक को अच्छा रखिए। उसके अलावा जो आपने काम करना है वो ये है कि एक वर्ड आपने बहुत ज़्यादा शायद कॉमनली सुना होगा, ट्रस्ट का वर्ड, ठीक है। नफ्सियाती जो हमारी हेल्थ है ना, उसमें जो एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि कॉज करता है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसको ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट का मतलब ये है, जैसे अभी हमें सवाल भी मिला कि मुझे जब ये एहसास होता है ना कि मेरे पास कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकती हूँ, तो ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरी साइकोलॉजिकल लाइफ के ऊपर। सो क्यों मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, क्या वजह है मैं अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट नहीं करती, क्या वजह है मैं अपने दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं करती, या मुझे क्यों ट्रस्ट डेवलप करने में इतना मसला हो रहा है। उसकी वजह ये हो सकती है कि झूठ, फरेब, धोखेबाजी, इन सारी चीज़ों की वजह से इंसान अपने आप को लिमिट कर लेता है कि मुझे अपनी बात किसी से नहीं कहनी चाहिए क्योंकि मेरी बात फिर बाहर चली जाती है। तो ये कोई धोखा या फरेब हो सकता है ना। सो इसको बहुत बड़े मॉरल फिलोसोफर्स ने इस तरह एक्सप्लेन किया है कि आपकी जो डिसीट का एलिमेंट है, धोखे का एलिमेंट है, ये इंसान को ट्रस्ट करने से रोकता है। और जब आप ट्रस्ट नहीं करते, और चूंकि आपके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है लोगों से ताल्लुक बनाने की, जुड़ के रहने की, और वो जब हम जुड़ते नहीं हैं तो वो हमें अकेला कर देता है, अकेला कर देता है तो हम सैड और डिप्रेस हो जाते हैं। सो हमें ऐसे ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप्स बनाने हैं खुद अपनी एफर्ट से, हिम्मत से, वल्नरेबिलिटी से, जिस पे हम काउंट कर सकें। सो हम उस काउंट से हमें वो फुटेज मिलेगा जो हमें हैप्पी और स्ट्रॉन्गर वेलबींग देगा मेंटली। ठीक है। अच्छा इरम, आपने ट्रस्ट की बात की तो उससे से रिलेटेड मेरे एक दिमाग में सवाल आया कि अक्सर ऐसे औकात में ऐसे होता है कि ट्रस्ट आप वहाँ बनाते हैं जहाँ पर आपको पता हो कि हमारी सोसाइटी में बड़ा मसला है कि लोग ना समझते भी नहीं है। अगर हमारी करीबी रिश्तेदार, हमारे करीबी दोस्त, हम उन्हें अपना कोई मसला बताते हैं, कोई अपना कोई हमें जहनी दबाव है, तो वो उससे कहेंगे कि यार देखो मैं भी तो परेशान हूँ लेकिन मैं भी तो खुश हूँ। तो मैं भी तो उस फलाने ज़माने में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था लेकिन मैंने तो कोप कर लिया था। तुम भी कोप कर लोगे, बस ये ना, बस ये मेंटल स्ट्रगल है, तुम जो हो ना बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई मसला ही नहीं है। उससे टिप्स देंगे और इस तरह से। तो वो एक बंदा कहते हैं कि यार ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। तो हाउ उस इंसान को जिसके इर्द गिर्द ऐसे अफराद हों जो कि उसे सुनने को तैयार ना हो, वो क्या करे? अच्छा, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है। जो सुनना है ना, ये हर एक पूरा स्किल है, लिसनिंग स्किल्स जो हैं, जहाँ पर हम अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को सुनने की जो हमारी खूबी है वो हम पाकिस्तानियों में बहुत कम है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप देखें हर रिश्ते में एक हायरार्की मौजूद है। हायरार्की से मुराद ये एक इनइक्वालिटी है, कोई सुपीरियर है और कोई इन्फीरियर है,
ठीक है। सो अगर आप पेरेंट्स के बात, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं और वो सुनते नहीं हैं। सुनने से मुराद ये कि वो आपने पहले से ही बच्चे का, चाहे अच्छा आइडिया है, बुरा आइडिया है, सजेशन है, क्या है, जो भी, चूंकि वो बच्चे से आ रही है, आपने उसको डिस्काउंट करना है कि ये सही बात नहीं है। जिस घर में ऐसा माहौल होगा जो अपने बच्चों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वैल्यू नहीं देते, ऑब्वियसली वो बच्चा टीनेज इश्यूज भी उसके होंगे, वो बच्चा डिस्टेंट महसूस करेगा अपने घर वालों से। लेकिन जो उसकी ख्वाहिश है ताल्लुक बनाने की, ट्रस्ट ढूंढने की, वो बाहर ढूंढेगा। और बाहर हो सकता है वो किसी अच्छी जगह पर ट्रस्ट ना करे, किसी गलत जगह पर ट्रस्ट कर ले, राइट। सो पेरेंट्स को इंटेंशनली एक अपने आप को जबरन ये सिखाना चाहिए कि मेरे बच्चे का अच्छा बुरा जैसा भी एक्सप्रेशन है, मुझे उसे वो कुशन देना है जहां वो मुझे आकर सबसे पहले बात अपनी कह सके। एक तो ये चीज है। दूसरी जो आपने कहा कि जो हमारे जो लोग सुनते भी हैं वो उसको वैल्यू नहीं करते। एक और ह्यूमन नीड ये है कि हम बचपन से लेकर मरने तक हम वैलिडेशन चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं। वैलिडेशन का मतलब ये है कि जो आप करती हैं, जो आप कहती हैं, जो आप परसू कर रही हैं, आप चाहती हैं लोग भी उसके बारे में उतना ही एक्साइटेड और पॉजिटिव फील करें जितना आपको महसूस हो रहा है। ये हम सब के अंदर एक नेचुरल ख्वाहिश है। दूसरी हम सब के अंदर ख्वाहिश है कि हमें अटेंशन दी जाए। अटेंशन देने का मतलब ये है कि आप क्या, पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि बच्चे जब पहले आप बोलते रहते हैं, लेक्चर चलते रहते हैं, और जब बच्चा अपनी कोई बात कहना शुरू करता है तो अम्मी उठ के चली जाती हैं, अब्बू उठ के चले जाते हैं। उसको सुनने का, उसको द चाइल्ड वांट्स टू बी सीन एंड हर्ड, बट उसको वो चीज मिलती ही नहीं है। और इस सीन एंड हर्ड के पीछे वो ऐसे ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म्स बनाता है जो उसकी सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो सब्सटेंस अब्यूज की तरफ चले जाते हैं क्योंकि घर में उनकी कोई से नहीं होती, घर में उनको कोई अटेंशन नहीं देता। सो आप देखेंगे कि ये लिसनिंग जो आपने बात की, ये इतनी ज्यादा प्राइमोर्डियल वैल्यू रखती है कि आप देखें पूरी जो पर्सनालिटी की फाउंडेशन है पहले 7 साल में, उसका सारा फोकस सिर्फ इसी चीज पर है कि मैं अपने बच्चे को कहूं कि आप जैसे भी हैं, अनकंडीशनली आई एम लविंग यू, आई एम वैलिडेटिंग यू। आप जो कह रहे हैं जबरदस्त कह रहे हैं। आपने उसको इम्बेड करनी है ये सारी चीजें उसकी सबकॉन्शियस में। लेकिन होता क्या है, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। हमारे पेरेंट्स कह रहे होते हैं तुम्हारा कजन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुम पता नहीं किस पे चले गए और तुम क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे। तो वो बच्चा खुद से ही सेल्फ डाउट में चला जाता है। वो कैसे आकर कहेगा कि मुझे फिजिक्स समझ नहीं आ रही, मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत है ये बताने का, अपनी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को मीट करने का। हर लोग यही सोचता रहेगा कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे प्रूव करूं कि मैं भी अच्छा हूं, मतलब मैं भी अच्छा हूं, मतलब मुझे भी पसंद करें। और देखें एक मजे की बात साइकोलॉजी में ये भी है कि जब पेरेंट्स डाउट क्रिएट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं बच्चों को, तो बच्चा पेरेंट्स को कभी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि पेरेंट्स के बच्चे के लिए पेरेंट्स उसका एक सोर्स ऑफ लाइफ है। वो पेरेंट्स को कुछ कहने की बजाय वो खुद से नफरत, खुद को डाउट करना शुरू कर देता है। तो आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है सीखना कि आप बच्चे को किसी से कंपेयर ना करें, बच्चे को अपने साथ भी कंपेयर ना करें। कि जैसे आप कह रही थी कि हमारे टाइम में हमने ऐसे कर लिया था, अच्छी बात है आपने कर लिया था, ये बच्चे की वर्ल्ड है, इस वक्त वो जानता है कि उसके क्या चैलेंजेस हैं। आप एटलीस्ट उसको सुने, आप एटलीस्ट उसको कोशिश जरूर करें। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिज द गैप जो कि हमारी हिरार्की की वजह से है, बड़ा मुश्किल है। मैं एज एन एल्डर सिबलिंग, मेरी अगर यंगर सिबलिंग के साथ 6-7 साल का डिफरेंस है, तो मेरे लिए भी मुश्किल है उस गैप को ब्रिज करना। बट एटलीस्ट मैं सुन सकती हूँ कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हें क्या लग रहा है। सो हम ये कहने का, सवाल पूछने का हक ही नहीं देते। इस वजह से लोग दूर हो जाते हैं। साथ एक ही घर, एक ही रूम में रहने के बावजूद आप साइकोलॉजिकली एक डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहे होते हैं।
और फिर क्या होता है कि बच्चा यहाँ कोई फैसला ले लेता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये कब हुआ। हम भूल जाते हैं कि ये उन छोटे छोटे ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज को रिफ्यूज करने का नतीजा है, जहां आप वो ताल्लुक बना सकते थे, लेकिन आपने अपनी ईगो की वजह से, अपने अपने पोजीशन की वजह से, जो आपकी चाहे बाप होने की पोजीशन है, टीचर होने की पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से आपने वो मौके खो दिए। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे इरम पॉइंट्स रेज किया, एंड आई होप, मुझे बिल्कुल यकीन है कि लोग इस चीज़ को बहुत रिलेटेबल जो है ना वो जान रहे होंगे और पहचान रहे होंगे। हमने काफ़ी बातें डिस्कस की हैं इस वक्त इस सेशन के अंदर। आई जस्ट वांट यू टू कंक्लूड विद पॉजिटिव नोट्स के हम इन सब चीज़ों से गुजर तो रहे हैं, तो हमने इन सब चीज़ों को से निकलना कैसे है, और हमने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी कैसे लानी है। तो फाइनल कंक्लूजन्स फॉर दिस सेशन टुडे। ओके, सो राबेल, मेरी सबसे पहले तो जो है वो सजेशन ये होगी कि अगर अब आप मेजर हो गए हैं, लीगल टर्म में 17-16 साल से उम्र आपकी बढ़ गई है, तो अब आप अपनी जिम्मेदारी हैं। आपके पेरेंट्स ने जो करना था उन्होंने आपके साथ कर दिया, आप उनको सारी जिंदगी के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। उस ब्लेम की भी एक एक्सपायरी है, ठीक है। अगर आप अंडर 16 हैं तो आप जस्टिफाइड हैं, करें ब्लेम अपने पेरेंट्स को। लेकिन अगर आप ओवर 18 ईयर्स ऑफ द एज है, तो अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद हैं। आपने अपने आप को साइकोलॉजिकली और इमोशनली डेवलप करना है, रेज करना है अपने आप को बच्चे की तरह। आपकी जो कमियां पहले 7 सालों में, 10 सालों में पेरेंट्स ने पूरी नहीं की, आपको सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। मेरी खूबी क्या है, मेरी कमी क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे पास एम्बिशंस क्या है, ऑप्शंस क्या है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने कहाँ जाना है। तो आप अपनी लाइफ के चार्ज खुद लीजिए, बजाय आप सारी जिंदगी के लिए अपने अम्मा अब्बा के ऊपर डाल दें कि उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं डाला, अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं डाला, मैं यहाँ नहीं गया। सो मेरा ये मशवरा या मेरी यही कहना है कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो अच्छी मेंटल हेल्थ को इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो लोगों के ऊपर नहीं डिपेंडेंट कि मेरी जिंदगी का कंट्रोल राबेल के हाथ में है, ये मुझे खुश रखेंगी, ये मेरा सारा ख्याल रखेंगी। मैं जिंदगी में खुद अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी चीजों के लिए। तो यूथ जो खास तौर पर हमें देख रही है, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी को आज जहां पे भी आप खड़े हैं, आज आप नई गोल्स बनाइए। तो आज से ही आप इसे जहां नेविगेट करना चाहेंगे, आप वैसे ही 5 साल बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्लीप वॉकिंग करते रहेंगे, जैसे हम सोए हुए हैं, जागे हुए हैं, बट हम एक्चुअली स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ चल रही है, तो फिर आप और भी 10 साल गुजर जाएंगे तो यही ब्लेम करते हुए नजर आएंगे। सो कोशिश करें कि आप अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी पैदा करें, आप अपने अंदर होप पैदा करें, ब्लेम कम करें, अपने मेंटल इश्यूज को जो है वो सीरियसली लीजिए। उनके मेंटल इश्यूज का मतलब ये नहीं है कि गॉड फॉरबिड यू आर मैड और समथिंग। उसका मतलब ये है कि आपके वो बैरियर जो आपको मुकम्मल फुल पोटेंशियल आपका एक्सप्लोर होने की तरफ रोक रहे हैं आपको, आपने खुद ही उनको एक एक करके उस बैरियर को ख़त्म करना है। हेल्प आपके पास मौजूद है अगर आप लेना चाहें, राइट। सो जहां आप चलना शुरू करेंगे इस रास्ते पर, तो बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम, बहुत सारे वसीले आपके लिए खुद ब खुद बन जाएंगे। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस जो है इन सबको नोट करे और अपनी ज़िंदगी में अमल करे। Thank you so much, Iram, for joining us and having, giving us so much to, learn from. Thank you. Thank you, Rabel. Thank you for having me. ऑफ कोर्स इरम हमारे साथ कल फिर मौजूद होंगी, और कल हम बात कर रहे होंगे सेल्फ स्टीम के ऊपर, जो कि अगेन एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि हम खुद हैं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है।
इरम अगेन मैं वो थैंक यू कहूँगी, मैं अपनी ऑडियंस को थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने हमारे साथ आज एंगेज किया, हमारे साथ वो लाइव थे और उन्होंने हमें सुना। आप अगर हम जब आप हमें सुनते हैं तो ये हमारे लिए फ्यूल होता है अगले दिन फिर हाजिर होने का और आपको आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक्स और अच्छे अच्छे स्पीकर्स लेकर आने का। अगेन थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, घर रहिएगा और सेहतमंद रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।